दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव इस बायोलॉजी के नए सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही मज़े के साथ कुछ सीखने की उम्मीद में मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों यह रक्त सेशन का जो है जिसे हम हेमेटोलॉजी कह रहे थे, तो सेशन का यह दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जो कि आज से कई दिन पहले अपलोड की गई थी। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए समय ना गवाते हुए इसके सेकंड पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको सेशन नंबर 3 में बताया था कि आरबीसी क्या होती है और आरबीसी के कार्य क्या हैं। आरबीसी क्या होती है और आरबीसी के कार्य क्या होते हैं। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रक्त बिंबाणु, श्वेत रक्त कणिका WBC के बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में भी हमने काफ़ी विस्तार से बताया है। तो इस सीरीज से आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रक्त बिंबाणु। दोस्तों जैसे कि हिंदी जो है इसकी थोड़ी कठिन है, लेकिन आप रक्त बिंबाणु को अगर आसान करके समझेंगे तो कभी कभी हिंदी शब्द आसान लगते हैं तो कभी कभी अंग्रेजी। तो इसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स। अगर आपको रक्त बिंबाणु कुछ अजीब सा नाम लगे तो ब्लड प्लेटलेट्स तो आपने कई बार सुना होगा। प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो प्लेटलेट्स इसको कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्लेटलेट्स को जो है रक्त बिंबाणु कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसके पूरा नाम, इसका जो है पूरा नाम हो जाएगा रक्त बिंबाणु। क्या हो जाएगा? रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो चलिए देख लेते हैं कि यह प्लेटलेट्स आखिर होता क्या है और ये शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति शरीर पर किस प्रकार का अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यकीन मानिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार होने वाला है। तो ध्यान से देखिए। इसमें जो पहला पॉइंट है यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। स्तनधारी अर्थात मैमल्स जो होते हैं, जो बच्चे देते हैं और उनको अपना दूध पिलाते, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स स्तनधारियों के शरीर में जो है ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। केवल उन्हीं के शरीर में बता रहा है ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, उपस्थित होता है ना दोस्तों। अब जो है इसमें केंद्रक नहीं होता है। देखिए केंद्रक तो आरबीसी में नहीं था, WBC में था। और यहाँ प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। और प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है। जैसे कि ब्लड का निर्माण भी अस्थिमज्जा और बोन मैरो में होता था। और इसका जो जीवन काल है वो 3 से 5 दिन का होता है। कितने का? 3 to 5 डेज, यानी 3 से 5 दिन का जो है ब्लड प्लेटलेट्स का क्या होता है, जीवन काल होता है। मैंने बताया था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन लगभग होता है। WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 3 दिन होता है। और
ये जो प्लेटलेट्स है इसका जीवन काल कितना होता है, ये 3 से 5 दिन 3 to 5 डेज होता है। और कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। बहुत अच्छे दोस्तों, थोड़ा मैं अपनी तरफ से आपको प्लेटलेट्स के बारे में बता दूं। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, हालांकि प्लेटलेट्स भी रक्त का ही एक जो है भाग है, और एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए दोस्तों, तो वो लगभग 1.5 लाख से 1.5 लाख से जो है, यानी 1.5 लाख से जो है 4.5 लाख तक होना चाहिए प्लेटलेट्स। यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक जो है प्लेटलेट्स एक स्वस्थ मनुष्य के जो है शरीर में क्या करना चाहिए, होना चाहिए, है ना दोस्तों। अब जैसे आप कब समझेंगे अगर 1.5 लाख से प्लेटलेट्स कम आ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है, सामान्य सा है। इससे आप जो है किसी तरह से पौष्टिक आहार लेकर प्लेटलेट्स की मात्रा को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में 50,000 तक प्लेटलेट्स है तो उसका इलाज सामान्य तौर पर कराया जाता है। लेकिन अगर 50,000 से गिरकर 40,000 30,000 के आसपास जो है यह प्लेटलेट्स पहुंच जाता है, तो दोस्तों तब यह चिंताजनक बात है। ठीक है दोस्तों, इसे प्लेटलेट डिसऑर्डर भी कहते हैं बीमारी को। अगर ये तब होती है जब हमारा प्लेटलेट्स 10,000 से क्या होता है, नीचे आ जाता है। जब हमारा प्लेटलेट्स जो है 10,000 से बिलो आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमें जो है प्लेटलेट डिसऑर्डर है और यह बीमारी आपके लिए घातक होती है। अन्यथा 1.5 लाख से 4.5 लाख इसकी सामान्य संख्या, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इतना प्लेटलेट्स होता ही होता है। और इससे नीचे भी 1.5 लाख से नीचे भी जाना शुरू कर दे तो 50,000 तक अगर पहुंचता है, यानी 1 लाख प्लेटलेट्स कम हो जाए, तो भी सामान्य तौर पर इसकी दवा चलाई जाती है। लेकिन अगर 50,000 से नीचे जाए तो प्लेटलेट्स एक चिंताजनक जो है विषय बन जाता है। तो प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स कैसे सही से कम होता है, ये इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो मलेरिया और डेंगू बुखार है। मलेरिया और डेंगू बुखार में जो है मनुष्य के रक्त से प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और बहुत सारे जो है कारण हैं, जैसे कुछ आनुवांशिक कारण हैं, कुछ जो है एलर्जिकल कारण हैं, जिनसे सही से प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन सबसे जो इसका विशेष कारण है, माना जाता है कि आजकल डेंगू बुखार और जो है मलेरिया बुखार इसके लिए बहुचर्चित हैं, जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा सामान्य तौर पर जो है मुख्य रूप से क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है देखिए लिखा है, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर के प्लेटलेट्स में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसको डेंगू बुखार होता है उसे कुछ नहीं होता, बल्कि उसका प्लेटलेट्स क्या होता है, गिरता चला जाता है। और जो उसके लिए एक चिंताजनक बात होती है, सामान्य लक्षण में प्लेटलेट्स का कोई सामान्य लक्षण तो है नहीं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण जिसे मैं बता दूं, जब ये अपनी चरम सीमा पे होता प्लेटलेट्स का घटना, तो दांतों से खून आना, या फिर आप समझिए मल के साथ खून आना, या फिर जो है शरीर पे काले रंग के धब्बे चकत्ते पड़ जाना, ये सब चीज़ें जो है प्लेटलेट्स के कम होने के जो है संकेत हैं। और इस कारण से प्लेटलेट्स जो है कम होता है। और बाकी प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स के लिए बढ़ाने के कई सारे उपाय हैं। यदि आप उसे जानना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आखिर प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाया जाए या प्लेटलेट्स को कैसे सामान्य स्थिति में रखा जाए। तो उसके लिए मैं जो है एक विस्तृत अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपका प्लेटलेट्स जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है द फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के कार्य। रक्त के आखिर क्या कार्य होते हैं, रक्त हमारे शरीर में ज़रूरी क्यों है, आखिर ये काम क्या करता है। तो रक्त मुख्य रूप से कार्य करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की समन्वय रखता है, अर्थात शरीर में ऑक्सीजन को ले आना और कार्बन डाइऑक्साइड को सही से बाहर निकालना। इन दोनों की मात्राओं को मेंटेनेंस करने में, इन दोनों की मात्राओं को संयुक्त रूप से सामान्य बनाए रखने में क्या करता है, रक्त हमारी
मदद करता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ों को जो है रक्त क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। रक्त हमारे शरीर में अनेक प्रकार से रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जैसा कि, और इसका जो सबसे मुख्य कार्य है दोस्तों, तो चलिए इसको पढ़ के समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा शरीर को रोगों से बचाता है। सही बात है दोस्तों, शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। आपने देखा होगा कि जब आप अधिक मेहनत कर देते हैं तो आपको पसीना ज़्यादा आता है। इसका तात्पर्य ये है कि जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो रक्त आपके शरीर में तेज़ी से क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। रक्त आपके शरीर में तेज़ी से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और तेज़ी से ऑक्सीजन सप्लाई करने के साथ साथ जो है आपके शरीर का तापमान जो है बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखता है कौन, रक्त। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पृथ्वी पे 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, गर्म रुधिर प्राणी। कौन से प्राणी, गर्म रुधिर, ठीक है ना, गर्म रुधिर प्राणी, और दूसरे होते हैं शीत रुधिर प्राणी, शीत रुधिर प्राणी। ये गर्म रुधिर प्राणी, शीत रुधिर प्राणी क्या है? शीत रुधिर प्राणी वे प्राणी होते हैं जो केवल गर्मियों या सामान्य मौसम में ही आपको नज़र आते हैं। सर्दियों में जो आपको बहुतायत बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे आपने मेढक देखा होगा, बरसात के समय काफ़ी अधिक मात्रा में मेढक आ जाते हैं। सांप देखा होगा, बरसात और गर्मी के समय में ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन यही मेढक या सांप की बात करें तो सर्दियों में मेढक और सांप आपको बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो इसका कारण यह है कि यह सब शीत रुधिर प्राणी हैं, और जितने भी शीत रुधिर प्राणी, केवल सांप और मेढक ही नहीं बल्कि जितने भी पृथ्वी पर शीत रुधिर प्राणी हैं, ये जो है सर्दी आने पर सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। अर्थात सर्दी या इस प्रकार की जो ऋतु होती है इनके लिए प्रतिकूल होती है, और वर्षा और गर्मी इनके लिए अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है, जिसके जो है इसमें यह क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स का एक बहुत ही ज़रूरी सा कार्य हम आपको बताना भूल गए। तो पिछले टॉपिक में प्लेटलेट्स पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है भूलें, इसलिए आपको बताने के थोड़ा सा हम बैक जाएंगे। दोस्तों, प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है, ध्यान दीजिएगा, रक्त बिम्बाणु का, वह रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। रक्त का थक्का आखिर क्यों बनना चाहिए? आप तो कहेंगे कि रक्त अगर जम जाए तो इंसान मर जाएगा। नहीं दोस्तों, यदि आप समझिए छोटी मोटी चोट लगती है और वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो क्या होता है कि शरीर से धीरे धीरे रक्त क्या होता है, निकलता रहता है, और एक समय ऐसी आती है कि बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है। तो रक्त का थक्का बनाने में जो है प्लेटलेट्स जो है अधिक सहायता करता है। और एक पहचान और भी है प्लेटलेट्स घटने की, कि जब प्लेटलेट्स जो है माइनस में होता है तो रक्त का थक्का जो है नहीं बन पाता। रक्त का थक्का नहीं बनता है, बहुत लेट में बनता है, बहुत देरी से बनता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। तो प्लेटलेट्स का तो बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण कार्य है कि रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। ये टॉपिक छूटा था दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि हम देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और रक्त का थक्का बनाना जो है रक्त का महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि प्लेटलेट्स करता है। क्योंकि हम रक्त का कार्य पढ़ रहे हैं, तो रक्त जो है कई चीज़ों का मिश्रण, इसमें प्लेटलेट्स भी आपका एक है। तो प्लेटलेट्स कार्य करता है, रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसके विषय में पूरी तरह से, कि O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन तथा उत्सर्जी पदार्थ हार्मोन्स का संवहन करते हैं। देखिए, आपको बता दें, एसुमिलेशन जो है, जिसको स्वांगीकरण कहते हैं, हिंदी में स्वांगीकरण, इंग्लिश में एसुमिलेशन कहते हैं। एसुमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा भोजन जो है पूर्ण रूप से पचकर तरल अवस्था में आ जाता है। अब भोजन में उपस्थित चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो
या वसा हो। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जब भोजन को पाचन किसे कहते हैं, पाचन के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया था कि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना और इतने छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना कि हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट कर ले, इसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो पाचन में अंतिम स्टेज ये आती है कि हमारा जो भोजन होता है वो इतनी जो है तरल अवस्था में टूट जाता है कि वह रक्त के साथ बह कर जो है इधर उधर जा सके। तो रक्त का कार्य क्या होता है कि भोजन को अपने साथ बहाकर जो है वह प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है। अब आप जो भोजन खाते हैं, अगर आपने चावल खाया तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आपने दाल खाई तो आपको प्रोटीन मिलेगा, आपने फल खाया तो आपको न्यूक्लिक अम्ल और क्या, विटामिन्स प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अर्थात इनका संवहन करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो रक्त निभाता है। रक्त क्या करता है, पचे हुए तरल भोजन को अपने साथ बहा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है ना, तो ये एक कोशिका तक पहुंचाता है। और उसके साथ साथ अब आप समझिए उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या होता है कि उत्सर्जी पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें सही से बाहर निकाल देना चाहिए। अब रक्त के आपको पसीना होता है तो पसीने के माध्यम से अनेक उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। या फिर अन्य उत्सर्जी माध्यम से रक्त क्या करता है, अब रक्त के अंदर उपस्थित WBC रक्त में आए हुए जो है हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को मार देती है, जो कि एक उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब जो है जब इन्हें हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को यह मार देती है तो होता क्या है दोस्तों कि उन्हें सही से बाहर निकालने के लिए जो है किसी एक विशेष मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। तो रक्त उन्हें बहाकर हमारे वृक्क यानी किडनी तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है, किडनी तक। तो ये जो है प्रत्येक स्थान से उत्सर्जी पदार्थों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा कर ले जाता है और ऐसे स्थान पे बहा कर ले जाता है जहाँ पर जो है इसे जो है जहाँ पर इसका उत्सर्जी मार्ग है, जहाँ से इसे बाहर निकालना होता है। और साथ ही साथ जो है हार्मोन्स, आप जानते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं उनकी अपनी कोई हार्मोन्स तो बनते हैं ग्रंथियों में, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है हार्मोन्स को संवहित करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हार्मोन्स को ले जाने के लिए हार्मोन्स के पास अपनी कोई विशेष जो है क्या वाहिनी अर्थात नस नहीं होती है, जिसके कारण जब ग्रंथियां हार्मोन्स तैयार करती हैं, मान लीजिए ये जो है एक नस है, एक ग्रंथि है, और यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया कि यह जो है एक ग्रंथि है, ये ग्रंथि है और ये जो है एक नस है जो कि ऐसे चली आ रही है। ग्रंथि ने अपना हार्मोन्स यहाँ तैयार किया और तैयार करने के बाद मैंने बताया कि इसी कोई अपनी नलिका नहीं होती है, इस कारण से यह क्या करती है, इसी नस में जो है क्या करती है, इसी जो है वेंस में, इसी जो है वाहिनी में अपने बनाए हुए हार्मोन्स प्रोडक्ट को छोड़ देती है। और इस नस में बहता क्या है, ब्लड यानी रक्त या रुधिर या खून बहता है। जहाँ जहाँ रुधिर जाता है उसी के साथ जो है क्या होता है, हार्मोन्स भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहित होता चला जाता है। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाई जो कि इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये समझाया कि जो हार्मोन्स होते हैं वे उत्सर्जी पदार्थों को, हार्मोन्स को और पचे हुए भोजन को अपने साथ क्या करते हैं, बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और एक और चीज़, लगी हुई चोट या घाव को ठीक करने में भी रक्त क्या करता है, हमारी सहायता करता है। क्योंकि डैमेज सेल यानी चोटिल कोशिकाएं जितनी भी होती हैं उनको रिपेयर करने का काम, उन्हें जो है उनको रिपेयर करने का काम अर्थात उनकी मरम्मत करने का काम कौन करता है, रक्त करता है। तो रक्त जो है चोटिल घायल कोशिकाओं को जो है मरम्मत करने का कार्य करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जो कोशिकाएं चोटिल हो गई हैं, घायल हो गई हैं, उनको जो है जो पोषक पदार्थ चाहिए वह पहुंचाकर रक्त क्या करता है, उनकी मरम्मत करता है।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा सहयोग अंग स्थापित करना। इसका मतलब ये होता है कि अनेक प्रकार के लैंगिक रोग होते हैं, अनेक प्रकार के जो है लैंगिक रोग होते हैं जिनसे रक्त क्या करता है, रक्त जो है जिसे हमें छुटकारा दिलाता है और जो है हमारा सहयोग करता है। ठीक है ना। अब बताते आपको कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। अरे दोस्तों, रक्त का थक्का कैसे बनता है, प्लेटलेट्स है तो रक्त का थक्का कैसे बनेगा, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए लिखा है कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, जो विटामिन के की सहायता से बनते हैं। और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायता करती है। विटामिन के हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? विटामिन के जो है हमें सबसे अधिक मात्रा में फोलिक एसिड से कहा जाता है, और ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिलती है? ये सोयाबीन आदि से मिलती है, सोयाबीन और फली अनाज आदि से मिलती है। तो देखिए लिखा है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्राम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस प्लस यानी Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कैल्शियम प्लस प्लस मिलके क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन। अब यहाँ से थ्रोम्बिन को उठा लीजिए। थ्रोम्बिन किसके साथ क्रिया करेगा? थ्रोम्बिन करेगा फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया। थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करता है तो फीब्रिन बनाता है। क्या बनाता है? फीब्रिन। और जब फीब्रिन बनाता है तो यहाँ से फीब्रिन को उठा लीजिए। फीब्रिन क्रिया करेगा रक्त के रुधिराणु से तो बन जाएगा रक्त का थक्का। क्या बनेगा? रक्त का थक्का। यानी आपको यह इस प्रकार से कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, जो नाम है स्पेशली वो बनाने में कोई ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्राम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस प्लस इसमें मिलेगा, तो कैल्शियम का कार्य होता है किसी चीज़ का जमाना, थक्का बनाना। तो कैल्शियम प्लस प्लस इसे जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, और थ्रोम्बिन आप उठाएंगे तो थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इक्वल टू फिब्रिन बन जाएगा। और फिब्रिन को जब जो है रक्त रुधिराणु से क्रिया करेगा तो रक्त का क्या बना देगा? थक्का, क्लॉटिंग कर देगा, जिससे रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सामान्य रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। यानी जब हमको चोट लगती है वहाँ से रुधिर जब बहता है तो यदि चोट जो है छोटी है तो रक्त का थक्का बहुत जल्दी बन जाता है। अगर चोट काफ़ी बड़ी है, अगर बड़ी है, रुकने लायक है रक्त, तो जो है रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट के अंदर में बन जाता है। और रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। क्या है? फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन जो है एक अनिवार्य प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है? सहायता करती है। क्या करती है? हमारी सहायता करती है। अब आगे ये भी जान लेते हैं कि रक्त का थक्का अगर ना जमे तो कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें, अगर आपके घर में इसको आप जो है फिटकरी सामान्य रूप में जानते हैं, जिसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट रासायनिक रूप में कहते हैं, और इसका फार्मूला K2SO4 × Al2SO4 का 24H2O होता है। ये फिटकरी का फार्मूला है। ये जो है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। आप जो है चोट लगे स्थान पर फिटकरी का उपयोग करिए। अगर उसके बाद भी जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है प्यारे दोस्तों, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करिए। ठीक है। अब आगे बढ़े। आगे जो